In this video, we will cover a topic respiration from chapter life processes. We will cover concept along with previous year board questions. So what is respiration? First of all, the definition of respiration should be clear. The process of releasing energy from food by taking in oxygen into the cells, using it to burn food and eliminating waste. जो भी हमारी बॉडी के अंदर फूड होता है, जब डाइजेस्ट हो जाता है, तब उस डाइजेस्टेड फूड के साथ आपकी ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्ट करती है। मींस वो जो ऑक्सीजन हमने इनटेक करी है वो ऑक्सीजन उस फूड को बर्न करती है और फिर हमारा H2O और वाटर, जिसको हम वाटर कह रहे हैं, और CO2 रिलीज, मतलब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी. As you can see, the reaction is involved here. Food plus oxygen gives CO2 and H2O plus energy. So this is रेस्पिरेशन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन. और जो एनर्जी हमारी इस कॉन्सेप्ट में फॉर्म होती है रेस्पिरेशन के दौरान, वो हमारी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो ये होगी हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन. सो नाउ अब हमारा इसका टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक. तो इसमें हमने डिफरेंशिएट फॉर्म में इसको कवर किया है. कंडीशंस हैं, फूड ब्रेक डाउन और एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म होंगे. तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा वो रेस्पिरेशन होता है विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फूड ब्रेक डाउन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का, बिकॉज ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, मींस कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा. अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो हमारा CO2 एंड H2O फॉर्म होता है. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, एक तो ईस्ट प्लांट के अंदर, एक एनिमल मसल्स के अंदर. तो ईस्ट प्लांट के अंदर इथेनॉल एंड CO2 फॉर्म होता है, एंड एनिमल मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. इज इट क्लियर? तो ये मेन डेफिनेशन हो गई आपकी किसकी, डिफरेंशिएट हो गया एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में. अब इसी में ना रिएक्शंस पूछी जाती हैं हमारी, तो हम रिएक्शंस को देखेंगे. देखो, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पूछा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहले ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है. बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जब आपका ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज इज बेसिकली अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरोवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. एंड अगर इसकी साइट पूछी जाए तो ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जब ग्लूकोज आपका किसमें कन्वर्ट होता है, पायरोवेट में. देन फिर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगा, तो ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो ये साइट भी आपको मेंशन करने के लिए पूछी जाती है, तो ये याद रखना. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फिर पायरोवेट आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, क्या क्या देता है हमें प्रोडक्ट्स, CO2, H2O, और इसमें जो ATP फॉर्म होते हैं वो सबसे ज़्यादा फॉर्म होते हैं, दैट इज कितने, 38 ATP मॉलिक्यूल्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. एक हमारा होता है ईस्ट प्लांट के अंदर और एक होता है हमारा मसल टिश्यूज के अंदर. तो इसमें दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं. तो ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप वही है, ग्लूकोज का पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है. वो तीनों रिएक्शंस में सेम है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. साइट आपको याद रखनी है. अब इसमें क्या होगा, ईस्ट प्लांट के अंदर जो हम पढ़ेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो फिर आपका ये किस में कन्वर्ट होगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, इथेनॉल, CO2, लेकिन इसमें ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स रहेंगे. सेकंड अगर हम बात करें मसल टिश्यूज वाली रिएक्शन जो है, तो इसमें भी पायरोवेट तक सेम है. अब ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही है, क्योंकि एनारोबिक की बात चल रही है यहाँ पे साइट होगी मसल टिश्यूज. तो ये हमें क्या क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, इसमें भी 2 ATP के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. नाउ इज इट क्लियर? नाउ इसमें ही रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो प्लांट्स में किस किस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, रूट्स के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है, और आपके लीव्स में होता है. अब इनमें ये पता रखना है कि किस किस के थ्रू होता है. अगर लीव्स में हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, स्टेम में हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, रूट्स में किसके थ्रू हो रहा है. तो रूट्स में आपका किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, रूट्स हेयर के थ्रू. जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को. जो हमारी ऑक्सीजन किसके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स
के बीच में जो प्रेजेंट होती है, वहाँ से आपकी रूट्स जो हैं प्लांट्स की एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन को। थ्रू किसके थ्रू? रूट हेयर के थ्रू। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, रूट हेयर के, रूट्स में रूट हेयर के थ्रू होता है ना। अगर वुडी स्टेम्स की बात करें ट्रीज की, तो उनमें भी आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, मीन्स रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू? बस यहाँ पे लेंटिसल्स, ये रूट हेयर मिस्टेक है, यहाँ पे लेंटिसल्स के थ्रू होता है वुडी स्टेम्स में, ठीक है, ये याद रखना है ना। और लीव्स में किसके थ्रू होता है? लीव्स में होता है जो टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो लीव्स में भी आपका गैसेस एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा के थ्रू। नाउ अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करें तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या इसमें हमारे मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो आप देख सकते हैं। नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स, डायफ्राम और एल्वियोली वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले हम नोज पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारी एयर मीन्स ऑक्सीजन एंटर करती है नोज के थ्रू। तो एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। तो जो एयर हमारी रेस्पिरेशन के लिए अंदर जाती है बॉडी में, वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है जो प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज में, ठीक है। नाउ जो अब हमारी नोज के अंदर ना हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो एयर जो हमारी एंटर करती है नेसल पैसेज में, तो म्यूकस और जो हेयर प्रेजेंट होते हैं नेसल पैसेज में, वो हेल्प करते हैं किसको? जितनी भी हमने इनहेल्ड एयर किए है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं हमारे, कौन? म्यूकस एंड हेयर। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फेरिंग्स। तो फेरिंग्स हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से विंड पाइप तक जाता है। नसल पैसेज से जब एयर आ रही होती है तो वो इसमें ही एंटर करती है आपकी, किसमें? सबसे पहले हमने पढ़ लिया नोज, ठीक है, नोज के बाद ये नेसल पैसेज आ गया, फिर फेरिंग्स में एंटर करेगी हमारी एयर, ठीक। नाउ फिर आता है हमारा ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये आपको देख सकते हो फिगर में, ये ट्रैकिया विंड पाइप हो गई हमारी, ठीक है। तो विंड पाइप क्या है? ये ट्यूब है विच इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे कंपाउंड वर्ड नहीं है, कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बॉन्स। सॉफ्ट बॉन्स की रिंग्स प्रेजेंट होती है इसमें ट्रैकिया में, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। इसका भी क्या फंक्शन है रिंग्स का? ये रिंग्स आपकी कोलैप्स होने से बचाती हैं ट्रैकिया को। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो उस समय कहीं आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, तो ये रिंग्स उसको प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स होने से, ठीक है। नाउ फिर आता है आपका ब्रोंची। तो इसके बाद हमारी एयर एंटर करती है ब्रोंची में। यहाँ पे पेयर है, आपको दिख रहे हैं पेयर। तो पेयर को हम, प्लूरल वर्ड है ब्रॉन्चेस का, उसको ब्रॉन्ची कहते हैं, और सिंगुलर वर्ड ब्रॉन्चेस है। अब क्योंकि ये पेयर आपको दिख रहे हैं तो ये पेयर को हम बोल रहे हैं ब्रॉन्ची, लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर हम इसको बोलेंगे तो ब्रॉन्चेस बोलेंगे। तो उसके बाद हमारी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है हमारा, और ये इसमें ही आपकी ये ब्रांचेस ही टूट जाती हैं। फिर इसको हम आगे कंसीडर क्या करते हैं, जिसको ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। तो पहले ये दो ब्रांच में टूटा जिसको हमने ब्रॉन्ची कंसीडर करा, फिर ब्रॉन्ची आगे जाके और सब ब्रांचेस में टूट जाएंगी। देखो ये पार्ट्स आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, इसको हम ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। तो ईच ब्रॉन्चेस आपकी डिवाइड हो जाती है लंग्स में जाके, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स फॉर्म कर लेती है, जिसको हम ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एल्वियोली। एल्वियोली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रेस्पिरेशन का। इस डायग्राम में आपको देखोगे जो आपकी ब्रॉन्चियोल्स है ना, उनके लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोली, पाउच लाइक एयर सैक्स कह सकते हैं इनको, जो कि एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियोल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली बेसिकली लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स जो भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आपकी मिलती है लंग्स से और वहाँ पे CO2 आती है लंग्स के अंदर, वो काम कौन करता है? उसको एल्वियोली करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने का काम, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। फिर लास्ट में आपका आ जाता है डायफ्राम, जो कि एक मसल्स की शीट होती है, बिलो द लंग्स प्रेजेंट होती है, और ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है किसका? रेस्पिरेशन का। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड। तो इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन एंड पोजीशन द पोजीशंस ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। जब पर्सन ब्रीथ इन करता है तब रिब्स और डायफ्राम की जो पोजीशन है वो क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है बी। तो जब ब्रीथ इन करते हैं तो रिब्स लिफ्ट हो जाती हैं और डायफ्राम आपका फ्लैटेंड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नाउ अब इसमें पूरा एक सीरीज पूछी है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पाथ होता है एयर का, वो कहाँ से कहाँ तक कैसे ट्रैवल करता है एयर हमारी, तो वो बताना है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें सबसे पहले नोस्ट्रल,
नोस्ट्रल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस वर्क्स कहते हैं, फिर ट्रैकिया, और फिर लास्ट में आपकी एयर एंटर करेगी एल्वियोली में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इसी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मतलब जो अर्थ पर चलते हैं उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो पानी में रहते हैं ना एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि जो, हाँ ये तो क्वेश्चन में ही था कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की वो क्या होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी, तो इसका आंसर है फास्ट होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब क्यों होता है फास्ट? बिकॉज हम जो होते हैं मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, बॉडी में ब्रीद इन करते हैं, जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं जो वाटर में डिजोल्व होती है। तो और अमाउंट जो होता है जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, जो उसका अमाउंट होता है वो फेयरली लो होता है एज कम्पेयर टू जो डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर से हम लेते हैं। तो दैट्स वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का फास्टर रेट होता है, बिकॉज वो लेते हैं आपकी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। इज इट क्लियर नाउ? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी। नहीं, सी नहीं होगा, कौन सा? बी होगा, फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज इन वाटर इज फेयरली लो। ठीक। नाउ असर्शन रीजन क्वेश्चन है इसी रेस्पिरेशन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में, देखिए तो ये भी इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। असर्शन में गिवन है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर, इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम करेक्ट है। रीजन क्या दिया हुआ है इन्होंने? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर इज वेरी हाई, यहीं पर गलत हो गया ये क्वेश्चन। रीजन तो अमाउंट ऑक्सीजन जो डिजोल्व वाटर में होती है उसकी अमाउंट हाई नहीं होती, बल्कि क्या होती है? लो होती है। तो इसका मीन्स इसमें असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। असर्शन है द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ईस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एन एसिड। कह रहे हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा होता है ईस्ट प्लांट के अंदर, उसमें एक एसिड फॉर्म होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। नहीं, ये तो बिल्कुल कहता है एसिड तो हमारा लैक्टिक एसिड मसल्स वाले में होता है, ईस्ट प्लांट में थोड़ी होता है, उसमें तो इथेनॉल होता है। तो असर्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर इसमें ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे असर्शन इनकरेक्ट है, मींस ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस पे असर्शन रीजन भी हो गए इस टॉपिक से हमारे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं कुछ थ्योरी क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं इसमें। तो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है 6 का, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर नीडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है? होता है हीमोग्लोबिन। हम जो कहते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन जाके मिक्स हो जाती है एल्वियोली के पास, मतलब एल्वियोली के अंदर, तो वो एल्वियोली से ऑक्सीजन को बाइंड अप करके कौन लेकर जाता है बॉडी के सेल्स में? वो हमारे आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके पास हाई एफिनिटी होती है टू बाइंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए इसका मेन जो आंसर होता है कि आपके आरबीसीज के अंदर कौन ब्लड को कैरी करके वो ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका एल्वियोली से ऑक्सीजन को लेकर जाता है और बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये इसमें कुछ ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो क्यों? ताकि वो इंक्रीज कर सके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो इसका हमें रीजन देना है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट है थ्रोट में। तो ये बताया था, एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और प्रिवेंट द एयरवे, मतलब कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसलिए कार्टिलेज की जो रिंग्स हैं वो आपकी प्रेजेंट हैं थ्रोट में। ना उसका बी पार्ट है, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। यस, लंग्स हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर को कंटेन करते हैं सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, ताकि ऑक्सीजन को सफिशिएंट टाइम मिले एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज होने के लिए। तो सफिशिएंट टाइम मिले इसके लिए लंग्स में हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम होगा एयर का। पार्ट सी है द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। यस, ये तो अभी एमसीक्यूज में भी था, बिल्कुल सही बात है। डायफ्राम्स जो होते हैं आपका वो फ्लैटन हो जाता है, रिब्स आपकी लिफ्ट अप हो जाती हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं। क्यों?
विच लोअर्स द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। क्यों? ताकि प्रेशर जो है वो कम हो जाए इनसाइड द लंग्स। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होगा, एयर फ्लोज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर। एयर जो हमारी लंग्स में जाएगी वो इक्वलाइज कर देगी प्रेशर को, किसके बीच में, बिटवीन द आउटसाइड एटमॉस्फेयर एंड द एयर इन द लंग्स। तो जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर और जो हमारे लंग्स में एयर है उसके बीच का जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज कर देती है, इसलिए आपका डायफ्राम आपका फ्लैटन हो जाता है और रिब्स आपकी लिफ्ट अप हो जाती हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं। इसका डी पार्ट है, वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यस, जो एल्वियोली होती हैं उनकी वॉल्स में ना बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ये बात एकदम सही है। क्यों? ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड जब होगा तो एक्सचेंज गैसेस होती है, मैंने बताया एल्वियोली आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने में हेल्प करता है, तो ताकि वो अच्छे से फैसिलिटेट हो सके इसलिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी एल्वियोली में विद एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली रीजंस बेस्ड क्वेश्चन था। अब इस ये भी देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रीजंस के ही बिहाफ पे पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, एल्वियोली लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। वही बात हो गई अभी एक्सप्लेन करा, क्योंकि एल्वियोली एक वो पार्ट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसलिए इनकी ब्लड वेसल्स से रिचली सप्लाइड होती हैं। कैपिलरी ब्लड जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो रिचली सप्लाइड होती हैं। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट CO2। यस, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा ब्लड में, दैट इज आपका हीमोग्लोबिन, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेकर जाता है, नॉट CO2। तो बताया इसका रीजन क्या है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन है उसके पास ग्रेटर एफिनिटी है बॉन्ड बनाने की विद ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ड्यू टू हाई एफिनिटी हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है इन द लंग्स, और वेयर जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स हाई होता है, दैट इज कहाँ पे, एल्वियोली से ले जाता है ऑक्सीजन को बाइंड करके। तो बेसिकली इसका आंसर क्या रहेगा कि हाई एफिनिटी सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसलिए ये सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन, हीमोग्लोबिन। उसका थर्ड पार्ट है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है जो कि हमारा पायरोवेट है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन ह्यूमन बींग्स। तो किसके बजाय, CO2 के बजाय आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बीइंग 3 कार्बन मॉलिक्यूल, वैसे तो हमारा जो ग्लूकोज का पहले कन्वर्ट होता है किसमें, पायरोवेट में, वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन अब यहाँ एनारोबिक की बात हो रही है, वो तो मतलब सेम ही है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल तक तो वो सेम ही रहेगा, कहाँ तक, पायरोवेट में। लेकिन अभी आगे फर्दर बात हो रही है कि एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो CO2 फॉर्म होता है। सही बात है, CO2 फॉर्म हो, CO2 फॉर्म नहीं होता, कौन फॉर्म होता है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो कि लैक्टिक एसिड है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन याद रखें ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो मसल्स में होता है, और मसल्स में क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। एंड प्रोडक्ट, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसलिए आपका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज आपका क्या फॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नाउ ये क्वेश्चन है, समटाइम्स वाइल रनिंग द एथलीट्स सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प्स। यस, जब आपके बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर देते हैं या हैवी वर्कलोड कर लेते हैं एथलीट्स आपके रनिंग करते हैं तो मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, उनकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वाई? देखो, ये होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि मसल्स में आपके अभी पता है लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है उस जगह पे, तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, इसी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं।